एक मिनट वेट करते हैं बच्चों का, देन विल स्टार्ट गाइस। विल वेट फॉर 1 more minute। यस, आज मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे अपन, तो 1 मिनट वेट करते हैं बच्चों का, देन विल स्टार्ट। मॉडर्न फिजिक्स में सीबीएसई के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक है। ओके, ऊपर साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा, लेट मी चेक, थोड़ा मैं पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ओके है? इज इट ओके नाउ? चलो बढ़िया। ओके गाइज, सो बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। सो इट इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स। अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हो तो सीबीएसई में आपको 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के आखिरी पार्ट में, सेकंड पार्ट में ये टॉपिक मिलता है। 3 टॉपिक होते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ऐसे 3 टॉपिक वहां मिलेंगे आपको। ओके, दिस टॉपिक इज प्योरली, मतलब एकदम हटके टॉपिक है, क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक है। काफी कम लेवल पे हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। रियलिटी में इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए होती है, लेकिन हम काफी कम लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। जब बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे फर्स्ट ईयर आईआईटी में, देयर विल बी लॉट ऑफ क्वांटम। ओके, so in this topic, how much this topic is important for us and how it is divided, let's talk about that first. So basically in this topic we'll be starting with the concept of photon, light की जो story है पूरी वो सुनेंगे। okay, light and photon की बात करेंगे। after that we'll be studying radiation pressure। okay, after that हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। then we'll be studying matter waves। okay, मैटर वेव्स के बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि तुम केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक कोलिजन्स भी आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरेज, एंड आफ्टर दैट फाइनली द फाइनल टॉपिक विल बी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो काफी बड़ा टॉपिक है, सो काफी टाइम हमें लगने वाला है। अगर तुम लोग अलाउ करो तो हम संडे के दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर रख के थोड़ा कवर कर सकते हैं। इफ यू गाइज अलाउ like to have a lecture on Sunday, I am ready to take your lecture on Sunday to make it quick। okay, so चलेगा क्या आप लोगों को? चलेगा, तो 3 घंटे का लेक्चर रख सकते हैं हम संडे अर्ली मॉर्निंग में। okay, उससे क्या होगा कि आप लोगों को फायदा होगा, जल्दी कवर हो जाएगा टॉपिक, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। सो विल ट्राई फॉर दैट, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। सो गाइस, लाइट, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, बाय द वे, देखो अब एग्जाम की बात करें, अपन जेई की बात करें, जेई मेंस, जेई एडवांस, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम। नीट एंड सीईटी की बात करें, ओके, नीट एंड सीईटी। ओके, सो हर एक एग्जामिनेशन में आपको इन 3 पार्ट में से, इन 4 पार्ट में से एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके, इस पार्ट का एक क्वेश्चन मिलेगा, इन दोनों पार्ट में से, और इस पार्ट से एक क्वेश्चन, ये मिनिमम में बात कर। ओके, समझ में आया क्या? विल सी, सो हम आई विल आस्क मैनेजमेंट, डोंट वरी अबाउट दैट नाउ, प्लीज फोकस, डो नॉट टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा लेक्चर नाउ, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। ओके, समझ में आया सबको? अब देखो, एक क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? इस पार्ट में मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलेगा। सो बेसिकली मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। सो समझ में आया इंपॉर्टेंस इसका? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जेई मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन, इवन इन नीट। नीट में काफी बार 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन भी आए हुए। सो इसलिए ये टॉपिक काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट है। इजी भी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीजें डिफिकल्ट इसमें होती नहीं है। समझ में आया क्या? सो मोटे तौर पे अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं तो आई विल से 8 to 10% तक ये पूछा जाएगा, 8 to 10% इन एडवांस। ओके, एंड सिमिलर टू दैट 8 to 10% इन नीट एंड मेंस आल्सो। ओके, समझ में आया? सो नीट लेवल पे 12 मार्क्स फिक्स है, जेई मेंस लेवल पे 12 मार्क्स फिक्स है। यहाँ पे मार्क्स फ्लेक्सिबल होते हैं, क्वेश्चन 3 का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का, या फिर 4 का भी आ सकता है। सो 10 to 12 marks you can say in JEE advances। Okay, this is a very important topic guys, so please write it down, then we'll proceed with the concept of light and the story of light। फटाफट इसको छापो।
I'll be taking at least 10 to 12 hours. 10 से 12 घंटे अपन ये टॉपिक पे पढ़ने वाले. ओके, तो अगर आप किसी एक दिन अलाउ करते हो तो 3 घंटे का लेक्चर रखेंगे तो थोड़ा जल्दी हमारा हो जाएगा. विल सी अबाउट इट. प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज हमारा सेशन बहुत छोटा है, हम डिस्कशन नहीं कर सकते उसमें फालतू का. ओके हिमांशु, नो प्रॉब्लम, लीव इट. डन. अब देखो भाई, लाइट की बात काफी पहले, सबसे पहले लाइट में, अब न्यूटन देखो एनएलएम में तो आया ही था, लाइट में भी उसने सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था. सो ही सेड दैट कि लाइट इज अ, न्यूटन ने क्या बोला था पता है आपको? लाइट पार्टिकल होता है कि वेव होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन? हाँ, तो सबसे पहले न्यूटन आया और उन्होंने कहा कि लाइट इज अ पार्टिकल. ओके, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव थ्योरी ऑन द लाइट वाज न्यूटन एंड ही गिव्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. इसकी स्टडी हमने कहा की हुई है? विच टॉपिक? टॉपिक इज मॉडर्न फिजिक्स भाई. ये वाला टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन ये थ्योरी हमने ऑलरेडी वे ऑप्टिक्स में पढ़ लिया है. ठीक है, इन्होंने कहा था कि लाइट इज अ पार्टिकल. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन शॉर्ट, लाइट इज अ पार्टिकल. ओके, काफी बड़े साइंटिस्ट थे, लोग मानते थे इनको, तो काफी यू नो लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है. ही आल्सो गिवन सम फिनोमेना जिससे कि पता चल रहा था कि हाँ लाइट पार्टिकल है. लेकिन इनके बाद हाइजिन नाम के साइंटिस्ट आए, जिनके बारे में हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है, हाइजिन्स वेव थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू हाइजिन क्या था? लाइट इज अ, ये भी हमें पता है ऑलरेडी, लाइट इज अ वेव. व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ वेव. एंड देन थर्ड बंदा आया. देखो अब दोनों एक एक इक्वल हो गया था. एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज मैक्सवेल. मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सुना है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाय चांस केमिस्ट्री में सुना होगा. बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी रुदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हो गया था, पता है, याद है? ठीक है, तो इन्होंने वेव थ्योरी दी. दैट मींस ही सेड दैट लाइट इज अ वेव. अब देखो भाई, अब इक्वेशन थोड़ी बदल गई है. दो लोग कह रहे हैं वेव है, एक लोग कहता है पार्टिकल है. तो मानने लग गए थे लोग कि न्यूटन गलत है. लेकिन उसके बाद थोड़ी और गड़बड़ हो गई और एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्स प्लैंक. मैक्स प्लैंक की ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी आती है ना. अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, लाइट इज अ, क्या होता है बताओ? लाइट इज अ पार्टिकल. अब इक्वेशन में दो दो लोग हो गए. ओके, फिर 1930s के टाइम पे समवेयर, आई डोंट नो द डेट, बट उस टाइम पे एक बंदा था जो पीएचडी कर रहा था अपनी. ठीक है, जिसका नाम था डिवोगली. सुना है इसके बारे में, सब लोग जानते हैं ऑलरेडी. ठीक है, डिवोगले ने क्या किया था? बहुत स्मार्ट काम किया. उसने क्या बोला? भाई झगड़ने का नहीं, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों है. ओके, सो ही एक्चुअली एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ही सपोर्टेड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ही सपोर्टेड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. ओके, इन्होंने लाइट के ड्यूअल नेचर को सपोर्ट किया. ही एसोसिएटेड वेव नेचर विद पार्टिकल नेचर. उन्होंने वेव नेचर को पार्टिकल नेचर के साथ एसोसिएट कर दिया. वेव नेचर विद पार्टिकल नेचर. ओके, अब देखो आपको पता है कि वेव है तो वेव के पास वेवलेंथ होती है. ओके, एंड पार्टिकल है तो पार्टिकल का मोमेंटम होता है. सो ही गिवन द मोमेंटम ऑफ अ लाइट वेव या लाइट का फोटोन एज h by lambda, where h is called as, you know this also, tell me, फटाफट बताओ h क्या होता है? हाँ, ये सब नहीं नहीं, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो स्टोरी है यार, सुनो स्टोरी के फॉर्मेट. h इज इक्वल टू क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट. बहुत बढ़िया. प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल्स सेकेंड. ये याद रखना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए. और लैम्बडा वेवलेंथ होती है और p को कहा जाता है मोमेंटम. तो मोमेंटम किसका होता है? जिसके पास मास है उसका मोमेंटम होता था. ओके, और ये लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है. वेवलेंथ किसके पास होती है? वेव के पास. ये पार्टिकल के पास, ये वेव के पास. दोनों को क्या कर दिया उन्होंने? जोड़ दिया एक साथ. ओके, ही एसोसिएटेड पार्टिकल नेचर विद द वेव नेचर. इज दैट क्लियर? तो इन्होंने दोनों को जोड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है. पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा?
photon and energy of photon is given by h into f और hc by lambda. पता है ना, ये केमिस्ट्री में सब कुछ हो रखा है आप लोगों का, थोड़ा रिवीजन हो रहा है। फिजिक्स में थोड़ी चीजें नहीं पढ़ेंगे डेफिनेटली अपन, पहले तो ये बेसिक बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, इसलिए लिख लो इनको, राइट इट डाउन। Last line is particle of light is called as photon. आज हम रेडिएशन प्रेशर, मैंने लिखवाया ना सीक्वेंस, फर्स्ट स्लाइड वो सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे अपन। मैंने जो पहला स्लाइड लिखवाया था वो सीक्वेंस है। P is called as momentum. Yeah, I will tell you that. Kisna, just wait for some time. We'll derive an expression for that. Just wait for some time. Okay. ये समझ में आया क्या? बोर्ड पे कुछ डाउट है क्या? पहले तो वो पूछो। डू यू हैव एनी डाउट? नो ना? ये तो देखो, ये तो स्टोरी है यार, हिस्ट्री, इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए, तो हुआ ऐसा। अब उसके बाद उन्होंने दोनों को जोड़ दिया तो मोमेंटम को ऐसा लिखा। लैम्बडा को क्या कहा जाता है बाय द वे? व्हाट इज लैम्बडा कॉल्ड एज? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला जाएगा? इट इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, चलो फटाफट लिखो। डी ब्रोगली है, हाँ। चलो आगे बढ़े। अरे यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, वही बोल रहे हो क्यों ऐसा कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डन। ओके, नाउ देखो, हम लोग लाइट के बारे में सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लाइट का रेस्ट मास क्या होता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इनफैक्ट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ लाइट इन द शॉर्ट टर्म फॉर्मूला, डायरेक्टली वैल्यू डाल के लैम्बडा का कैसे एनर्जी निकालेंगे, ये सारी चीजें अब अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डालोगे लाइट, ओके, और लिखोगे पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन। ओके, लिखो पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन। अब फोटोन की बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एवरीबडी नो कितना? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, in fact you must be knowing speed of light in a medium. पता है speed of light in a medium is given by the formula cm is equals to speed of light in a vacuum divided by refractive index. That means 3 into 10 to the power 8 divided by n, where n is called as refractive index of medium. n को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की स्पीड, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होगी, ओके, अगर मीडियम की, क्यों क्या हुआ? अथर्व केकरे, ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। नाउ इट्स फाइन। ओके, सो हाँ, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। मान लो, सी इसका मीनिंग क्या है वो भी समझते हैं। इट इज अ फैक्टर बाय व्हिच स्पीड ऑफ लाइट इज गेटिंग डिक्रीज इन अ मीडियम। सो इफ n is equals to 2, that means your speed becomes half in that medium.
if n is equal to 3 your speed becomes 1/3 in that particular medium. Okay, so ये medium के speed का formula. What is the rest mass of photon? Rest mass of photon क्या होता है बताओ? Do you know? Do you know what is the rest mass of photon? 0. फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता है, कोई भी नहीं. हमारा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है. और हमारे लिए रेस्ट मास को हम m नॉट से डिनोट करते हैं. अगर हम मूव करते हैं, इफ वी रन, our mass becomes m naught under root of divided by under root of 1 minus v square by c square. And do you know what is the fun fact? If you run, your mass will increase or decrease. Tell me. डॉक्टर्स कहते हैं क्या होगा? डिक्रीज होगा. लेकिन डिक्रीज नहीं होता. न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होगा? सॉरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्यों? बिकॉज स्पीड, अगर तुम्हारी लाइट से स्पीड ऑफ लाइट के हाफ हो गई ना, तो तुम्हारा मास एक्चुअली बढ़ गया. पर रियलिटी में हमारी स्पीड बहुत ही निग्लिजिबल होती है, राइट? बहुत ज्यादा. कितना? लाइट के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते. लाइट इज लाइक 3 × 10⁸ और हमारा स्पीड क्या हो सकता है? मैक्स टू मैक्स. बहुत मतलब देखो, 9 सेकेंड्स में यू कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. ओके, तो स्पीड क्या होगी? 100/9, तो मैक्स मैक्स 10 मीटर पर सेकेंड. उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती. फास्टेस्ट स्पीड कितनी है? अपनी बात कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अस. बोल्ट भी नहीं भाग पाएगा. एग्जैक्टली. यूसेन बोल्ट का भी स्पीड कितना है? ऑलमोस्ट 10 से कम है थोड़ा सा. सॉरी, 10 से ज्यादा है. 10 से थोड़ा सा ज्यादा है. समझ में आया क्या? तो ये हमारी बात हुई. हम मैटर में एग्जिस्ट करते हैं. लाइट की डिफरेंट कैटेगरी है और लाइट की स्पीड जो होती है वो इतनी होती है वैक्यूम में और इतनी होती है मीडियम में. अब रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या बोला हमने? 0. पर मूविंग मास इसका एग्जिस्ट करता है. मूविंग मास को कैसे बताओगे? देखो, मूविंग मास ऑफ फोटोन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस और नीट लेवल के एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन. So to calculate the moving mass of photon, you should remember the equation E is equal to mc square. इनफैक्ट मैं तो आज लेक्चर ले रहा हूं, लेकिन इसके पहले ही ये इक्वेशन काफी लोग जानते हैं. आइंस्टाइन की इक्वेशन E is equal to mc square जानते हैं सब लोग, है ना? इसको किससे इक्वेट करोगे? you'll equate this with hf or hc by lambda. F is a frequency, lambda is a wavelength. From here you'll get a value of m as hf divided by c square और इट इज इक्वल टू, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो you'll get h divided by lambda. तो आपके रेस्ट मास आ गए. ओके, समझ में आया सबको? अक्षय, दुनिया में कोई चीज लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट स्पीड से नहीं भागती है. कोई भी चीज. ये स्वयं क्या कह रहे हैं? फ्लॉ है. कौन सी वाली इक्वेशन में आर टॉकिंग अबाउट E is equal to mc square? नहीं नहीं, हमें तो ये करेक्ट मानना है. हमें कोई फ्लॉ नहीं माननी है इसमें. हमारे लेवल पे हमें ये समझना है कि दिस इज द इक्वेशन व्हेन द मास इज मूविंग विद सम स्पीड, सो एनर्जी विल कन्वर्ट into mass and mass can be converted into energy and the energy is given by mc square. ओके, तो जो मास है, आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये इक्वेशन हम यूज करेंगे कि कुछ मास न्यूक्लियस से निकल गया और उसने अपने साथ एनर्जी कैरी करी, तो वो एनर्जी भी हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे. ठीक है स्वयं? सो दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट फॉर अस. व्हाट डू यू थिंक विल able to achieve light speed in the future? I don't think so. You are asking my personal opinion. I don't think so. Okay, but there is a concept of electron which is faster than the light. Some people are trying to hyperloop to attain that speed. It's very difficult. Okay, फालतू के क्वेश्चंस नहीं बे, चुपचाप लिख लो. 12th स्टैंडर्ड का पढ़ नहीं रहे हो, लाइट लाइट के स्पीड वाला इंस्ट्रूमेंट बनाने की बातें कर रहे हो. चलो, हो गया सबका डिस्कवरी? आगे बढ़े? एक बच्चा कह रहा है इसमें, सर वी हैव रीच बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट 2 वीक्स बैक. मेरी लेक्चर अटेंड कर ली थी क्या 2 वीक पहले? मतलब ज्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ शायद. हाँ,
यू आर टॉकिंग अबाउट माई स्पीड ऑफ टीचिंग और वॉट? ठीक है चलो, photon can never be at rest. How can we define this? That's what. So its rest mass is zero. That's why, because we will not get it at rest. Anyways, its moving mass is also very low. Komal, no, Rutuja. Okay. ऐसा है. हाँ, लास्ट लेक्चर. अरे वो दैट पार्ट वाज नॉट जेई मेंस पार्ट. दैट पार्ट वाज नॉट जेई एडवांस पार्ट ना हेत. दैट्स व्हाई आई हैव टू टीच दैट वे. होप यू गॉट माय नोट्स. दैट नोट्स वर लाइक इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? सो मैंने इसलिए नोट्स प्रोवाइड किया आप लोगों को क्योंकि वो पार्ट अपना जेई मेंस में है और नीट में है, सीईटी में, और वो भी एक क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा. तुम नोट्स तो समझ लो, काफी है. मैंने सारी थ्योरी तो एक्सप्लेन कर दी थी आपको, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन. एडवांस में तो पूछता ही नहीं, एडवांस में तो है ही नहीं सिलेबस में. ठीक है. हाँ, बस उतना ही है स्वयं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. सो जितना पोलराइजेशन पे क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन आएगा कि आई कुछ आई नॉट कॉस स्क्वायर वाला. वो एक और क्या आ सकता है, वो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, बस वहां से क्वेश्चन आता है. तुम ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही देखोगे सीईटी, नीट एंड जेईई मेंस तीनों में. ओके चलो, एनीवेज आगे बढ़ो. ऋतुजा बेटा डिफाइन किया जाता है. ओके, आगे बढ़ रहा हो गाइस, लेट्स प्रोसीड. अब देखो, एज यू नो दैट कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सबको पता है. 1 इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी गेन्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. इट इज एनर्जी गेन्ड by 1 electron when it is accelerated through potential difference of 1 volt. जब वो 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाएगा तो जितनी एनर्जी उसको मिलती है, दैट इज डिफाइंड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो बेसिकली फ्रॉम वेयर दिस इक्वेशन केम, see in electrostatic you must have studied that energy is equal to charge into potential. Charge is an electron here, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, multiplied by potential is what? It's 1 volt. So this becomes 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, and this energy is called as 1 electron volt. So this is the conversion. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. काफी छोटा यूनिट है, बहुत छोटा, माइनस 19 जूल के टर्म्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन. 1 फोटोन की बात करते हैं. एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होगा? इट इज इक्वल टू h into f, और इट इज also equals to hc divided by lambda. Now h value is known to you, 6.626 into 10 to the power minus 34. Speed of light is 3 into 10 power 8 divided by lambda. Divided by lambda. Now this value is fixed, right? But this is joules. This is joules. This is very small value, and that's why I will convert joule into electron volt. I have to replace joule with what? ये तो ऐसा लिख दो, into 3 into 10 to the power में हो गया ये 4 और ये 4, 26 lambda. 1 joule के बदले you have to write 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोलो, यूनिट कन्वर्जन समझ में आया? इस यूनिट कन्वर्जन की जो, now when you simplify this equation, what you'll get, you'll land up to very small equation, that is 1240 lambda in nanometer electron, or you can say 12400 lambda को रख देना एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर मिलेगा. तो यूजुअली ये फॉर्मूलाज आपको रटने होते हैं. 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर. इसका मीनिंग क्या है समझो. इफ योर लैम्बडा इज 10 नैनोमीटर, तो बताओ आपकी एनर्जी कितनी होगी? वन स्टेप में बताओ. 10 नैनोमीटर का तो यहां डाल दोगे 10, तो एनर्जी विल बी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट वन स्टेप. है ना फायदा इस इक्वेशन का? चलो छापो.
तेरी कमेंट ऊपर चली गई बेटा, इतनी बड़ी क्या कमेंट लिख दी तूने कि साइंटिस्ट ने क्या बोला, should have redesigned the concept of minute and make 59 seconds instead of 60 because certain changes in a speed of earth's rotation. So if it is true, then what will happen if we continue with the current value of many things like gravity, escape velocity, etc. सब चेंज हो जाएगा ना भाई, 59 कर दिया तो सब चेंज होगा, लेकिन क्यों करना है वो बता पहले। अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने, ओके। तो ठीक है, देखो ऐसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो अभी भी प्रूवन नहीं है ना। आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ते हो ना जिसका कोई बेस नहीं होता, बस वो थेरीज होती है, प्रूवन थेरीज नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ो, तो बस उसको एक्स्ट्रा बोल के ही पढ़ो। पता चला तुमने उसको इधर अप्लाई करने की कोशिश करी और गलत हो गया चीज। अब देखो, तुमने ये भी सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, सुना है? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्वार्ट्ज नाम का पार्टिकल सुना होगा सबने, लेकिन क्या ऐसा मानना है? बिल्कुल नहीं मानना है। हमारे लिए कौन छोटा है? For us, which particle is small? We have electron as the smallest particle till the 12th standard. Electron से छोटा कुछ नहीं होता हमारे लिए, समझ में आया क्या? So at this level we need to understand that कि ये इन चीजों के बारे में पढ़ा, फिर वो हायर लेवल। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ, I'll tell you कि ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना, ये क्वांटम फिजिक्स इंजीनियरिंग लेवल पे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो होती है ना फिजिक्स, बहुत कम लेवल पे है। जो बच्चे इंजीनियरिंग फिजिक्स लेते हैं एज अ ब्रांच या फिर जो कोर फिजिक्स पढ़ते हैं उनको ज्यादा पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप चिल मारो, आगे बढ़ते जाते हैं, अपन जितना अपने को है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा। सबने लिख लिया ये? हमने रेस्ट मास लिख लिया, मूविंग मास लिख लिया, स्पीड लिख ली, स्पीड इन मीडियम भी लिख लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन हो गया, चलो बढ़िया। अब मुझे बताओ, ये मिटा दो ना, हो गया ना सबका? चलो परफेक्ट। ओके। अरे यार इतना लेट कोमल, पहले पूछ रहा, मैं 4 बार पूछा मैंने, इतना लेट बनाया, अब बताया तूने। कोई ना, खुद से डिराइव कर ले। ओके एनीवेज कोमल, अभी यहाँ ध्यान दे, ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दे। लिखने में ध्यान देगी तो समझ में नहीं आएगा। ओके एनीवेज गाइस, मुझे एक बात बता, सपोज सपोज लेट्स से, ओके, ये सरफेस है, ओके, एंड द लाइट रेज आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, ओके, लेट्स से दे आर फॉलिंग एट ऑन द एरिया ए, इंटेंसिटी इज आई, वेवलेंथ इज लैम्डा, ओके। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग? कैन यू टेल मी? टोटल एनर्जी फॉलिंग कितनी होगी? एक सेकंड में फॉल करने वाली एनर्जी चाहिए मुझे, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, एक सेकंड में गिरने वाली एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड। एनर्जी पर सेकंड ये क्या होता है यूजुअली? जूल पर सेकंड, व्हाट इज इट? इट्स पावर, इजंट इट? जूल पर सेकंड क्या होता है? पावर होता है। तो पावर का फॉर्मूला पता है क्या आपको? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज पावर पर यूनिट एरिया, सुना है ना? तो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये टोटल एनर्जी गिर रही है, समझ में आया? एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इट इज एच एफ या एच सी बाय लैम्डा, इट इज एच एफ या एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। बोलो चमका क्या? ओके अब देखो, ये वन फोटोन की एनर्जी, ठीक है, एच सी बाय लैम्डा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटोन गिरे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोन फ्लक्स। क्या बोला जाएगा इसको? फोटो नंबर नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड, ओके, इनको क्या बोला जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड। कितने कितने फोटोन गिर रहे एक सेकंड में? जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 joules of energy is falling on a surface
एंड एक का एनर्जी है 50 जूल्स, 500 जूल्स टोटल गिर रहा है, एक का एनर्जी 50 जूल्स है। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी photons are falling in 1 second? 10 photons, correct? That means what I need to do, I need to divide total energy by energy of single. Either I can use HF or I can use HC divided by lambda. बोलो चमका क्या? Is that clear? पक्का सबको समझ में आया? So what is this? This is number of photons falling per second. Somebody ask you, tell me what is number of photon falling per meter square per second? तो क्या करोगे भाई? बोलो। पर मीटर स्क्वायर भी पूछ लिया आपको, ये तो एक सेकंड में कितने गिरे, अब पर मीटर स्क्वायर में कितने गिरे पूछ लिया, तो क्या करोगे बताओ? एन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एरिया से। लेट्स से मेरा सोर्स ऐसा है, मेरा सोर्स ऐसा है, यहां से आर डिस्टेंस दूरी पे कितने फोटोन गिर रहे हैं ऐसा मुझे निकालना है। तो व्हाट इज द एरिया? कैन यू टेल मी आर डिस्टेंस दूरी पे क्या बनने वाला है? व्हाट इज द एरिया? कैन यू टेल मी द एरिया? वेरी गुड, 4 पाई r स्क्वायर। एक स्फीयर बनेगा, राइट? सी एक सोर्स है सेंटर पे रखा हुआ, इस सोर्स से सारे डायरेक्शन में रेज जा रही है। अब उस सरफेस एरिया के पर यूनिट एरिया कितनी फोटॉन्स गिरे वो निकालना हो तो मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स को पर यूनिट एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, इजंट इट? समझ में आया? इसको फोटोन फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोटोन फ्लक्स। एक होता है फोटोन डेंसिटी या फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। सो ये किसकी बात करेगा? डेंसिटी मतलब पर यूनिट, डेंसिटी इज पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है? पर यूनिट वॉल्यूम मुझे चाहिए, कितने फोटोन है मुझे बताओ। टाइम तो एक सेकंड है ही है, एक सेकंड में फोटोन कितना चल जाएगा? कैन यू टेल मी इन 1 second हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल? in 1 second how much distance it will travel a distance of speed of light. तो बताओ, अगर मैं 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लूं तो एक सेकंड में मुझे वॉल्यूम कितना मिलेगा? हाउ मच वॉल्यूम आई विल गेट इन 1 second? 1 सेकंड में सी, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था, ये एक सेकंड में सी स्पीड से जा रहा है, तो एक सेकंड में सी डिस्टेंस आगे चला गया, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? टेल मी। वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ, सी स्क्वायर। 1 into 1 into सी स्क्वायर, सी क्यूब। अरे बाप रे, कैसे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया को मैंने एक्सटेंड किया, सी स्पीड से सी आगे बढ़ा, तो वॉल्यूम क्या आया? सी। तो इसको किससे डिवाइड करूं? फोटोन फ्लक्स को, जिसको फाई से डिनोट किया जाता है। बाय व्हाट फैक्टर वी नीड टू डिवाइड इट? फाई को किससे डिवाइड करूं? ओनली सी से, खाली सी से डिवाइड करना है, कहानी खत्म। तो इसका फॉर्मूला है n/4πr²c। कोई भी पूछता है ना क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फोटोन फ्लक्स क्या होता है, फोटोन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिरते हैं। देखो ये इंसिडेंस सीधा था, चलो इसमें लिख लो, उसी के हेडिंग के अंडर चल रहा है, ठीक है? अभी नया हेडिंग नहीं आया तो हेडिंग मत पूछना, उसी हेडिंग के अंदर नया पॉइंट चल रहा है, ठीक है? लिखते जाओ। स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? बेटा अब मैं वापस आ गया हूँ मुंबई से घर पे, अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट सर के पास ही था, तुम्हारे स्मार्ट गौरव सर, उनके पास ही था स्मार्ट बोर्ड, ठीक है? आई यूज टू लिव इन मुंबई, नो, लॉकडाउन की वजह से होम टाउन में एंजॉय कर रहा हूँ। लॉकडाउन जब लिफ्ट होगा तब आऊंगा मुंबई, राइट?
आपका घर किधर है? महाराष्ट्र में। पुसद, यू मस्ट, यू डोंट नो अबाउट द प्लेस आई गेस। पुसद करके एक प्लेस है। क्लासिक स्टाइल बेस्ट है, आपका क्लासिक स्टाइल बेस्ट है। ओके ओके, चलो बकवास बहुत करते हो तुम लोग वैसा। अदर होम टाउन इट इज, ओह ग्रेट, पुसद से कोई भी है? ओके, पुसद से बहुत सारे लोग हैं। ओह ग्रेट, कार्तिक, चलो अच्छा है। आगे बढ़े, सबने लिख लिया? दो मिनट चाहिए। ओके, यस, यस सोहम, यस। किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? photon density is kind of number of photon falling per second per unit मीटर क्यूब। ओके, तो हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना था, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वॉल्यूम के बदले बस सी आ गया। पर यूनिट एरिया कितने गिर रहे थे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मिले। सी फोटोन गिरते जा रहे हैं, तो एक मीटर क्यूब का मैं अगर कहीं से भी बॉक्स उठा लेता हूं तो वहां पे कितने फोटोन मेरे पास है वो मुझे चेक करना है। समझ में आया क्या सबको? एंड सी, दिस इज दिस टू पार्ट्स, ये नीट के लिए और सीईटी के लिए हार्डली पूछे जाएंगे, उनको यही फंसा देगा। पर जेई वालों को ये दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप एचसीवी सॉल्व करते हो, नीट वाले स्टूडेंट भी एचसीवी सॉल्व कर सकते हैं बाय द वे, ओके। सो अगर आप एचसीवी सॉल्व करते हो तो आपको एचसीवी में एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ओके, आप ट्राई करना तो शायद थोड़ी और फील आएगी। 4 पाई r स्क्वायर, देख बेटा 4 पाई r स्क्वायर वाले कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं। लेट्स से ये एक सोर्स है, अब ये सोर्स लाइट इमिट कर रहा है सारे डायरेक्शन में, तो एक स्पीयर बना ना, तो इस स्पीयर के पर यूनिट एरिया कितने फोटोन गिरे एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड एज योर फोटोन फ्लक्स। समझे क्या? चलो आगे बढ़ो बेटा। ठीक है, फिर से नहीं बेटा, पर सेकंड में चाहिए ना, तो एन सी करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? सी करना पड़ेगा। देखो ये एरिया डिफरेंट है, इसको और ये सी वाले वॉल्यूम को कंपेयर मत करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर मीटर स्क्वायर पे कितने गिरे, 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, समझा क्या? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। दोनों वॉल्यूम को कंपेयर मत करो, कंपेयर कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, ठीक है। चलो अब क्या समझना है हमें? ओके अच्छा, एक छोटी सी बात इसी में, एक एडिशन। सपोज इंस्टेड ऑफ द रेज आर फॉलिंग स्ट्रेट, इफ दे आर फॉलिंग एट एन इंक्लाइंड एंगल, व्हाट विल हैपन, टेल मी। ये एरिया है, कितने फोटो कम गिरेंगे ज्यादा गिरेंगे, इसके लिए ना थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया वाला। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप होटल में गए, स्ट्रॉज होते हैं ना, स्ट्रॉज अपने ग्लास में डाले आपने, है ना, फुल कर दिया स्ट्रॉज डाल के, एकदम सीधे डाले और कुछ एंगल पे डाले, पहले तो सीधे डाले, नाउ यू वांट टू टिल्ट देम, ओके। तो टिल्टेड फॉर्मेट में ज्यादा आएंगे कम आएंगे? कम हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, टिल्टेड में कम हो जाएंगे। डू यू एग्री विद मी? सो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट? लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट। नाउ गाइस टेल मी, if I drop a perpendicular from here, this is a 90-degree angle, this is theta, this will be 90 minus theta, this will be theta, isn't it? So ये एरिया का ये कंपोनेंट अगर मैं लेना चाहता हूं तो क्या आएगा, एक cos थीटा आएगा, बराबर है। अब जितने फोटॉन्स ए cos थीटा वाले एरिया पे गिरे, क्या उतने ही फोटॉन्स ए एरिया पे गिरेंगे? सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो ए cos थीटा में परपेंडिकुलर आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग अब बन गया आई ए cos थीटा डिवाइडेड बाई एक का एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, और यू कैन से
IA cos theta divided by HF. बोलो चमका क्या? Now the area have changed from A to A cos theta. That's it, nothing new. Okay, चलो ये एक कंसेप्ट। अब हमें समझना है, अच्छा एक बात बताओ, तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है? थर्मो पढ़ी है सबने? ओके, तो थर्मो की एक चीज रिवाइज करवा देता हूँ। देखो एक रे आ रही है, लेट्स से इसकी एनर्जी है Q इंसिडेंट, पार्ट ऑफ इट गॉट रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, some part got absorbed, some part got transmitted. So you must have studied reflective power, second one absorptive power, and the third one that is transmittive power. पढ़ा है क्या ये? ओके कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जरा समझते हैं। अगर मेरे सरफेस पे कोई एनर्जी गिरी, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? ओके, अगर मेरे सरफेस पे कुछ एनर्जी गिरी, लेट्स से 100 जूल एनर्जी गिरी, 100 जूल का बस 10%, मतलब 10 जूल रिफ्लेक्ट हुआ, तो 10 जूल रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टिव पावर क्या हुआ? 10%। इसको डिफाइन कैसे किया? एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी फॉलोइंग ऑन द सरफेस, दैट मींस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, एंड दिस विल बी एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। बोल चमका क्या? ओके, अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम, आर प्लस ए प्लस टी, क्या मिलेगा मुझे? क्यू आर क्यू ए क्यू टी, ऐड करो क्यू आर क्यू ए क्यू टी होल डिवाइडेड बाय क्यू आई। इन तीनों का एडिशन भी तो क्यू आई है, क्यू आई बाय क्यू आई मिल गया, मतलब 1 मिल गया। समझ में आया क्या? सो आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 1, तीनों को ऐड करो तो 1 मिलता है। अगर आपका ट्रांसमिटिव पावर 0 है, इफ मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसमिटिव पावर 0 ही रहेगा, हमारे सिलेबस में 0 ही होता है, आर प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। समझा? चलो लिखो। ट्रांसमिटिव मतलब कितना ट्रांसमिट हुआ करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी इंसिडेंट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है मयंक? एक्चुअली थर्मो में ये पढ़ाया जाता है, ये वाला पार्ट, ये तो तुम्हें पता है ना? किरचॉफ लॉ में तुमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द किरचॉफ लॉ? इमिसिविटी अपॉन एब्सॉर्प्टिविटी इज अ कांस्टेंट, ऐसा पढ़ा होगा। किरचॉफ लॉ तो डिफरेंट है ना, तुम किरचॉफ के साथ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? किरचॉफ लॉ वाज अ डिफरेंट, इट इज इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी, सॉरी इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू इट्स एब्सॉर्प्टिव पावर, है ना? इमिसिव पावर अपॉन एब्सॉर्प्टिव पावर कांस्टेंट रहता है, ये था ना किरचॉफ लॉ। ज्यादा एब्सॉर्ब करने वाली ज्यादा इमिट करती है, इन शॉर्ट भाषा, in simple language, the body the body which is absorbing more will emit more, right? That was a Kirchhoff's law, isn't it? याद आया? ट्रांसमीटर,
ट्रांसमीटर तो क्या बोल रहे हो? ट्रांसमीटर ट्रांजिस्टर बोलना चाहते हो? ट्रांसमीटर तो बहुत अलग डिवाइस है यार वो। यहाँ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, है ना? ट्रांसमिशन हो रहा है एनर्जी का, है ना? एनर्जी निकल के जा रही है, तो उसका पर यूनिट जो फॉलिंग एनर्जी उसके रिलेटिव में रेशियो हमें चाहिए। ओके गाइस, डन राइटिंग? एग्जैक्टली, गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड इमिटर, दिस इज किरचॉफ्स लॉ। बहुत बढ़िया। व्हाट इज योर नेम? ऋषिकेश, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अभी थोड़ा अगली बात करते हैं, जैसे कि रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं अभी। रेडिएशन pressure. Everybody know that pressure is nothing but a force upon area. So radiation pressure is also equals to force acting on a surface, that is the average force upon area of the surface. Now in the second law of Newton you must have studied average force is nothing but change in momentum upon change of time. ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। ओके, सो अगर मैं टाइम को 1 सेकंड ले लूं तो कैन आई say average force is nothing but change in momentum in 1 second? Can I say this? If I take time to be 1 second, the average force becomes change in momentum in 1 second. Just put it here and you'll get radiation pressure as average force. Sorry, not average force. You need to replace average force with what? Change in momentum in 1 second divided by area. खत्म। यहां से आपका रेडिएशन प्रेशर निकल जाएगा। अपन एक आध दो कंडीशंस, मैं एक कंडीशन केस 1 में आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेट्स से ही सेज दैट कि एक सरफेस है एंड द फोटॉन्स आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस। बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा, जेई के बच्चे बाकी सारे डेरिवेशन आपको खुद से करना है, ठीक है? मैं नीट वालों के लिए एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे, पर आप लोग खुद से ट्राई करोगे। तो मान लेते हैं कि आई और लैम्बडा इसका इंटेंसिटी है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द सरफेस है जहां पे रेडिएशन गिर रही है। सो अगर मैं बोलूं R इज इक्वल टू 1, व्हाट दिस इंप्लाइज गाइस? R इक्वल टू 1 मतलब कंप्लीट जो रेडिएशन गिरी वो सारी की सारी क्या हो गई? ऑल द रेडिएशन गॉट reflected. There is no absorption at all, only the reflection. That means while coming the momentum was something like this, while going back the momentum is in upward direction same. This is I am talking about one photon. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है पक्का बात? Now take this direction to be positive and this to be negative. So what is change in momentum for one photon? Change in P for one photon. एक फोटोन के लिए चेंज इन पी क्या है? फाइनल विच इज पॉजिटिव h by lambda माइनस इनिशियल, इनिशियल इज माइनस h by lambda, so basically it is 2h by lambda, बराबर? Now what is total number of photon? Total number of photon is Ia upon hc divided by lambda. ये अभी हमने देखा, सीधा गिरेगा तो इतने फोटोन गिरते हैं। तो अब हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज एक का चेंज multiplied by total photon. What is total photon? I upon hc by lambda. H ने H को मारा, लैम्बडा ने लैम्बडा को मार दिया, कितना बचा? 2Ia divided by C. कितना बचा? 2Ia divided by C. समझ में आया सबको? तो बताओ रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू क्या है? रेडिएशन प्रेशर in this particular case is equal to how much?
इसको एरिया से डिवाइड करना है, एरिया से डिवाइड करोगे तो 2I/c आएगा। कितना आएगा? 2I/c। ये आपका रेडिएशन प्रेशर है। ओके, जेई स्टूडेंट को थोड़ा सा फास्ट लिखना है और उनको केस 2 खुद से ट्राई करना है। नीट वालों को तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, केस 2 ट्राई करनी है जेई वालों, A=1 की केस। इनफैक्ट आपको केस 3 भी ट्राई करनी है, जिसमें R=R होगा जनरल केस और A=1 - R। इंसिडेंट वैसा ही है। You need to try these two cases by yourself. Please try it. Okay, I'm giving 2 minutes time to write. Okay, मैं पानी पी लेता हूँ। Case okay, 2 is I/c is a correct answer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका भी I/c आया है बिल्कुल सही आंसर है। यस, केस 2 जिन्होंने भी I/c निकाला बिल्कुल सही। अच्छा, नीट वालों बच्चों लिख लिया तुमने? मैं केस 2 डिस्कस करूं? कैन आई डिस्कस केस 2 नाउ? राइटिंग हो गया ना सबका? अच्छा, केस 2 एंड केस 3 एक साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं। जेई के स्टूडेंट खुद से ट्राई करें, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नीट वाले बच्चे समझ ले, और नीट वाले स्टूडेंट को खाली फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा तुम।
अब देखो केस 2 में क्या बोला है, केस 2 is the case where absorptive power is 1, that means complete radiations are absorbed. Okay, so intensity I, wavelength lambda, area A आया और गायब हो गया। तो बताओ what is change in momentum for one photon? Change in momentum for one photon is h by lambda, that's it. कुछ फाइनल है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं सर। इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी एंड इफ सरफेस फकिंग लाइक ब्लैक बॉडी पूरा एब्जॉर्ब करता है, ये ब्लैक बॉडी है केस 2। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद द रिफ्लेक्टिव पावर एंड इमिसिविटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। कोई बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है और कोई बॉडी इमिट कर रही है, दोनों में फर्क है, सेम नहीं होते दोनों। ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है और इमिसिविटी 1, E = 1 है, फर्क है दोनों में, ठीक है ना। चलो एनीवेज, तो हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स तो पता है, सीधा गिर रहा है तो I/hc by lambda, नंबर ऑफ फोटॉन गिर रहे हैं, तो टोटल चेंज इज इक्वल टू h by lambda मल्टीप्लाइड बाय I डिवाइडेड बाय hc by lambda। h लैम्बडा चला गया, चेंज इन मोमेंटम इतना, तो रेडिएशन प्रेशर, इसको एरिया से डिवाइड करो, खत्म। केस 3, केस 3 में क्या है, R equals to R, A equals to 1 minus R. Now in this case, again the light is falling perpendicular, area is A, intensity I, wavelength lambda, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिरे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फोटॉन आर फॉलिंग, I/hc by lambda। पर क्या पूरे के पूरे एब्जॉर्ब्ड हुए, नो। क्या पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट भी हुए, नो। कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड हो गया और कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया। I/hc by lambda में मल्टीप्लाइड बाय R रिफ्लेक्ट हुआ, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है। Someone is saying camera is blur, let me check, ठीक है, इट्स परफेक्ट, चलो बढ़िया। सो A/hc by lambda यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो गाइस, A से। A कितना है, 1 माइनस R, बोलो चमका क्या, समझ में आया। कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड हो गया। तो मान लेते हैं 100 फोटॉन्स गिर रहे थे, तो 20 एब्जॉर्ब्ड हुए और 80 रिफ्लेक्ट हुए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उससे हमने नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के बाद हमें बताओ, मुझे बताओ कि चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होता है, 2h by lambda। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड टोटल क्या होगा, ये एक का चेंज था, अब टोटल निकालना है तो एक को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर है I/hc by lambda मल्टीप्लाइड बाय R, लैम्बडा से लैम्बडा, h से h, आंसर आएगा 2IA/c इंटू R। इसके वजह से रिफ्लेक्टेड की वजह से एक फोर्स जो लगा वो ये है, दिस इज अ फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड। ओके, अब वैसे ही हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब्ड वाले का चेंज इन मोमेंटम देखेंगे एक में, वो कितना होता है h बाय लैम्बडा। एब्जॉर्ब्ड वाला कितना होगा चेंज इन मोमेंटम फॉर वन फोटोन, आई एम टॉकिंग अबाउट h बाय लैम्बडा। तो टोटल कैसे निकालेंगे एब्जॉर्ब के केस का, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर है I/hc by lambda मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R, बराबर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा h से h गैप, लैम्बडा से लैम्बडा गैप, IA/c इन ब्रैकेट 1 माइनस R, ये आपका एब्जॉर्प्शन वाला फोर्स हो गया, करेक्ट है। तो व्हाट इज नेट फोर्स, both of them are acting in the downward direction, so net force is addition of them, 2IA/c into R plus IA/c into 1 minus R। IA/c कॉमन निकला, ब्रैकेट में 2R plus 1 minus R बचा, IA/c in bracket 1 plus R, 2R minus R is R बच गया, तो 1 plus R। तो रेडिएशन प्रेशर कितना हुआ, कितना हुआ रेडिएशन प्रेशर, I/c in bracket 1 plus R। देखो जरा, क्या अपना फॉर्मूला दोनों के लिए मैच हो रहा है, जब R 0 है, R 0 होना मतलब A1 होना, A1 हुआ तो I/c निकल के आ रहा है, R1 है तो 2I/c निकल के आ रहा है, बोलो चमका क्या। सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, अंडरस्टूड।
टोटल, ये एब्जॉर्ब्ड का टोटल, ये रिफ्लेक्टेड का टोटल, एंड दिस वन इज एक फोटोन के लिए। यस कोमल, लिखो तो कोई हार्म नहीं है कोमल, लेकिन यूजफुल तेरे लिए ये है। जेई के कोई स्टूडेंट है ऐसे जिनको ये आ गया था खुद से? इज देयर एनी स्टूडेंट हु डिराइव्ड दिस फॉर्मूला बाय हिमसेल्फ? स्वयं कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड मोमेंटम will not change if r is not zero. I got it, but by another method. Magnitude of reflected momentum, ठीक है, r अगर जीरो ना हो, नहीं 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 नहीं, वो तो बस h और लैम्डा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक फोटोन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, टोटल पे। ओके आयुष, ठीक है, आप लोगों को एक और चांस देता हूँ, जेई वाले स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू वन मोर चांस। केस 4 ले लो, एंगल पे गिराओ। केस 4 में R1 ले लो, केस 5 में A1 ले लो, केस 6 में जनरल केस ले लो, R R A1 - R, एंगल पे गिरा के, समझे क्वेश्चन, समझे? दिस इज ओनली फॉर जेई स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट आई एम देयर फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन। जेई स्टूडेंट, इज दैट क्वेश्चन क्लियर? अजिंक्य रॉन्ग आंसर, नो रॉन्ग आंसर अक्षय also। तो इसलिए हवा में जवाब नहीं चाहिए मुझे, मुझे प्रॉपर डेरिवेशन चाहिए। प्लीज गिव योर आंसर आफ्टर गेटिंग द फाइनल आंसर, ओके? ऐसे हवा में मत दो। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद शॉर्टकट डिराइव करने हैं। तुम पहले शॉर्टकट डिराइव करते हो, फिर टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है? और तुम्हारा शॉर्टकट भी रॉन्ग है अजिंक्य, मतलब अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने 2I/c cos थीटा फॉर्मूला बताया। सोचो, वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? यश चौहान, इट्स अ करेक्ट आंसर बेटा। सॉल्व अदर पार्ट्स, ओके? सॉल्व अदर पार्ट्स आल्सो। I/c cos स्क्वायर थीटा, किसना थोड़ा सा गलत है, 1 + R होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला निकाल दिया तूने तो सीधा। कैन वी डिस्कस, नीट वाले बच्चों, सीईटी वाले बच्चों, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं आगे का? तुमने लिख लिया यहां तक? सबने लिख लिया है? कोई ऐसा नहीं है ना जिसका पेंडिंग है? चलो, तो केस 4 डिस्कस करते हैं। वैसे तो बेटा ये केस आपको याद रखनी है, लेकिन तब भी डेरिवेशन समझोगे तो थोड़ा फील आएगा कंसेप्ट का, इसलिए डेरिवेशन मैं बता रहा हूं।
देखो काफी बच्चों ने डेरिवेशन तो किया है, बट आई एम श्योर गलत डेरिवेशन किया, आंसर से ही निकाला लेकिन डेरिवेशन गलत किया होगा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन्होंने सॉल्व कर लिया उन लोगों को बोल रहा हूँ। अब देखो केस 4 क्या है। केस 4 में बेसिकली आपकी लाइट एंगल पे आ रही है, सबसे पहली चीज। तो हमारा एरिया ए है जहां पे गिर रही है, या एंगल थीटा है। तो आपको पता है इस केस में क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड हो जाएंगे, आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एफ सी बाय लैम्डा। फर्स्ट केस है आर इक्वल टू 1 है, तो फोटोन आते समय ऐसे आया एच बाय लैम्डा से थीटा एंगल पे, जाते समय ऐसे जाएगा एच बाय लैम्डा से थीटा एंगल पे, पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, बराबर। तो अगर इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक इस तरफ एक इस तरफ, जाने वाले के कंपोनेंट करेंगे एक इस तरफ एक ऊपर तरफ। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में कोई चेंज है क्या? इज देयर एनी चेंज इन अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट? इट इज सेम, इन दिस केस इट इज h by lambda sin theta, in this case also it is h by lambda sin theta, only the cos theta component is changing, and that's why we can say change in momentum for one photon, डायरेक्शन बदल गई तो डायरेक्टली लिखूं 2h by lambda का cos theta, कैन आई राइट डायरेक्टली नाउ? चलेगा? नीट एंड जेई स्टूडेंट, नीट एंड सीटी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, आई एम वेटिंग। ओके आप कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, चेंज इन मोमेंटम हुआ, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं हुआ, वर्टिकल में डायरेक्शन चेंज हुई, इसलिए 2 का फैक्टर कर दिया, h by lambda cos theta, h by lambda cos theta, 2h by lambda cos theta। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम टोटल? 2h by lambda cos theta multiplied by ia cos theta डिवाइडेड बाय hc by lambda, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा h गायब, 2ia divided by c cos square theta, and hence the force become equals to this, so radiation pressure becomes equals to area से डिवाइड किया 2i by c cos square theta। बोलो जमका, ये आपका फाइनल आंसर केस 4 का। ओके अब केस 5 की बात करते हैं। केस 5 में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने गलती की होगी, तो इसलिए अच्छे से देखो। केस 5 इज ए इज इक्वल टू 1 वाली केस, ऑब्लिक इंसिडेंस वाली केस। ओके अब यहाँ पे कहानी अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी वही बात है, एन की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा अपॉन एच सी बाय लैम्डा, ये फैक्टर तो ठीक है, लेकिन फोटोन आया और ऐसे ही गायब हो गया, तो फोर्स भी कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, बराबर है। आया और ऐसे ही गायब हो गया, तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम फॉर वन फोटोन? वो एच बाय लैम्डा ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऐसी है। बोलो समझा क्या? आया और गायब हो गया ना, तो फाइन इनिशियल माइनस फाइनल इज जीरो डायरेक्टली, तो डायरेक्शन क्या है, लेकिन ऐसी है। इफ दिस इज द डायरेक्शन, तो दिस एंगल इज थीटा। नाउ टेल मी व्हाट इज टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम? एक का चेंज इज एच बाय लैम्डा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिर रहे, इतने, मल्टीप्लाई कर दो इससे। बोलो समझा क्या? क्या किया हमने एक का चेंज को टोटल फोटॉन से मल्टीप्लाई किया, हम वही करते आ रहे हैं अभी तक। तो अब यहां से लैम्डा और लैम्डा, एच और एच हटा दिया, तो हमने देखा कि टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम है आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सी। तो क्या मैं इसी को फोर्स बोल सकता हूं? बराबर। बट मुझे बताओ इस फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हो रहे हैं? दो, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रेडिएशन प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Which component is responsible for radiation pressure? Vertical. So can I say radiation pressure is actually average force cos theta divided by area? तो एक cos theta बढ़ गया ऊपर वाले फॉर्मूला और एरिया गायब हो गया, तो I by C into cos square theta आया। काफी कम बच्चे होंगे ऐसा करने वाले, गलती ही ज्यादा करने वाले होंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस। सो प्लीज go through the solution. You got it, Krishna? Very good.
ओके सो हम एक और केस बाकी। ओके, समझ में आया ना श्रेया? लेकिन अभी बेटा कहाँ पे बोल रही हो cos थीटा क्यों नहीं लिया? टॉकिंग अबाउट केस 4 में। केस 4 में चेंज इन मोमेंटम अपना कितना है बेटा? एक फोटोन का इतना है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम खाली h बाय लैम्डा है, गायब हो गया ना। लेकिन एक्चुअली इसके इसका फोर्स सी, इसका चेंज ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे धक्का लग रहा है। इसका चेंज इधर ही हो गया तो धक्का इधर लगा, धक्के वाली बात है ना। यहाँ पे हॉरिजेंटली चेंज नहीं हो रहा है, बस वर्टिकली फोर्स लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल चेंज इन मोमेंटम है श्रेया। डन गाइस? चल आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट केस है, 6th केस। ओके, so case 6 में क्या है बेटा? जनरल केस। दिस इज जनरल केस। इन दिस व्हाट इज हैपनिंग, द लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा with a vertical, okay, r equals to r and a equals to 1 minus r, ऐसी कंडीशन है। so total number of falling photon is I cos theta divided by h by lambda, but all of them will not get absorbed, or all of them are not getting reflected. So you need to calculate number of photon absorbed and number of photons reflected. Just need to multiply this total photon by the fraction. इसका fraction 1 minus r and इसका fraction हो जाएगा r। अब देखो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्टेड क्या होगा? ऊपर की डायरेक्शन में 2h by lambda cos, ये तो वही है रिफ्लेक्टेड में, बराबर है? कोई चेंज हुआ? जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके लिए तो चेंज इन मोमेंटम वैसा ही होगा ना। लेकिन टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर निकालने जाऊं मैं रिफ्लेक्टेड का, ये 1 का था, टोटल निकालने जाओ तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन से, जो कि है आई अपॉन कॉस थीटा, सॉरी आई अपॉन एच सी, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, यहाँ लैम्बडा और आर। बोलो क्लियर? लैम्बडा कैंसिल, एच कैंसिल, यहां से आएगा 2i/c cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। क्लियर है क्या सबको? इसी को आप बोल सकते हो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड। किस डायरेक्शन में लग रहा है ये फोर्स? डायरेक्टली किस डायरेक्शन में लग रहा है? चेंज इन मोमेंटम ऊपर हुआ, फोर्स लगा नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया।
ओके, अब बात करते हैं एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब के एक का चेंज h बाय लैम्डा था, लेकिन डायरेक्शन ये थी, बराबर है। सो टोटल चेंज इन एब्जॉर्ब होगा h बाय लैम्डा IA cos थीटा डिवाइडेड बाय HC बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर, लेकिन डायरेक्शन है इस तरफ अगेन। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगा वो इतना ही लगा, लैम्डा से लैम्डा, h से h कैंसिल, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में एंगल पे IA बाई सी इंटू कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस आर। बोलो चमका। एक फोर्स सीधा लगा दैट इज एब्सॉर्ब्ड, एक फोर्स एंगल पे लगा दैट इज sorry, this is reflected and this is absorbed. So to calculate radiation pressure what I need to do, टोटल फोर्स लेना पड़ेगा ना। तो रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा बोलो? रेडिएशन प्रेशर विल बी इक्वल टू, टेल मी, इसका कंपोनेंट FR प्लस FA का cos थीटा, दिस वाज FA, दिस वाज FR। तो FR प्लस FA का cos थीटा करेंगे तो IA बाई सी तो कॉमन निकलेगा, यहाँ IA बाई सी, यहाँ IA बाई सी, FR में आ जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा cos थीटा एक्स्ट्रा आया तो प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस आर। ओके, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल रहा है, IA बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 2 प्लस 1 माइनस आर, राइट। कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ ना? आर मिस कर दिया मैंने, ये आर है, क्या आर मिस हुआ था, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय ए, हाँ तो ये ए भी उड़ा दो, ए भी उड़ा दो गाइस, क्योंकि एरिया से तो डिवाइड ही होगा। आई बाई सी, यहाँ 2r प्लस 1 माइनस आर इज r प्लस 1, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर, ये आया क्या? देखो जरा, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस आर, 1 प्लस आर, सॉरी। वेरी गुड, जिनका सही आया उनको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जस्ट बाकी लोग को थोड़ा लिखने दो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट टाइम इट्स नाउ, क्या टाइम हुआ बताओ एक बार? 5:20 हो गया। ओ, ओके, सबने लिख लिया ना? एक क्वेश्चन है, जेई के स्टूडेंट के लिए, नीट वालों के लिए ट्रिक बताऊंगा मैं। अगर आपको ऐसे रेज दिया किसी ऑब्जेक्ट पे आने वाला, इंटेंसिटी I, वेवलेंथ लैम्डा, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज R, फोर्स ऑन अ स्फीयर, क्या होगा? फर्स्ट केस
a equals to 1, second case r equals to 1. ये हो गया राइटिंग सबका? चलो शायद से ये हो गया होगा, मिटा रहा हूं। ओके गाइस, ध्यान रखना, एक ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद जेई सीईटी वाले स्टूडेंट्स और नीट वाले स्टूडेंट लेक्चर छोड़ सकते हैं, दे कैन गो। आई टेल यू द ट्रिक हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी, इफ आई आस्क यू टू प्रोजेक्ट दिस, ओके, मैं इसको प्रोजेक्ट करने को बोलूं तो आपको यहाँ क्या मिलेगा बेटा? ये क्या मिलेगा प्रोजेक्ट करने के बाद? टेल मी स्टूडेंट्स, नीट एंड जेई, नीट एंड सीईटी स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट विल गेट? सर्कल, है ना, एक सर्कल मिला। सो आपको करना क्या है, आपका आंसर होगा हमेशा हमेशा दोनों केस में, बोथ ऑफ द केसेस, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। याद रहेगा बेटा? याद रहेगा, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, आप सोचते मत बैठ जाना। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है वो चेक कर लेना, आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, बोथ केसेस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या बना, यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोजेक्टेड ट्रायंगल बनेगा, है ना। प्रोजेक्ट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? ट्रायंगल मिलेगा, बराबर है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो ट्रायंगल जो होगा उसका बेस होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और हाइट होगी h। तो इसका एरिया कितना हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 गायब, r इंटू h। तो एवरेज प्रेशर, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू I बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज r इंटू h। बोलो चमका क्या है? याद रहेगा फॉर्मूला? दिस इज अ ट्रिक फॉर अ फोर्स, दिस इज अ ट्रिक फॉर अ फोर्स। बोलो क्लियर नीट स्टूडेंट्स? समझ में आया क्या सबको? नीट वालों स्टूडेंट्स बताओ, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? आपको ऐसा क्वेश्चन आए, पैरेलल रेस दिखे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। गुड। अब जेई स्टूडेंट रुकेंगे, बाकी स्टूडेंट चल जाएंगे। ईच स्टूडेंट में लीव द लेक्चर नाउ, ओके। योर होमवर्क इज फर्स्ट 10 questions from HC Verma, all of you. Your homework is first 10 questions from HC Verma. Now only JE students will stay in the class, other students may leave because I am going to take this illustration, same illustration for advanced students, कि इसमें एडवांस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए और कैसे हम इस कंक्लूजन पे आएंगे। Yes, advanced student have to do this by integration, and that's why I am asking you guys to stay in the class, other student may leave now. Mains wale, it's your choice, it's your choice, not compulsory. Now I'm going to discuss how to solve it by integration. Should I discuss? चलो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ए इक्वल टू 1 वाली कंडीशन, हम यहां से थीटा एंगल पे जाएंगे। ओके, विल गो एट एन एंगल थीटा एंड विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस डी थीटा। तो ये एलिमेंट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर है? दिखेगा कि नहीं? ओके, अब इस एलिमेंट को अगर तुम ऐसे बनाओगे सामने की तरफ से, तो बताओ इसका रेडियस क्या हुआ? इसका रेडियस मतलब ये वाला, ये आर, ये आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा इसका रेडियस हुआ।
इसकी थिकनेस कितनी हुई, आर डी थीटा। कितनी है इसकी थिकनेस, आर डी थीटा। तो इसका छोटा सा एरिया होता है सर्कमफरेंस, दैट इज 2 pi r sin theta is the circumference into thickness, that is r d theta. It becomes 2 pi r square sin theta into d theta. 2 pi r square sin theta into d theta. ये आपका क्या बन गया, डिफरेंशियल एरिया बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे देखना है कि कितने फोटोन गिर रहे हैं। देखो फोटोन आ रहा है और किसी अल्फा एंगल थीटा एंगल पे गिर रहा है और कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है। थीटा एंगल पे जब फोटोन गिरता है, नंबर ऑफ फोटोन गिरते हैं आई इंटू एरिया इंटू थीटा एंगल पे गिरने पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्बडा बराबर। डीए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से निकाली थी आपने, सब्स्टिट्यूट कर दो। आई बाय एच सी लैम्बडा, डीए का वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा भी यहां पे है। ओके, ये आपने कर दिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड। आपको क्या निकालना है, देखो आपका फोटोन आया, ये आपका डिफरेंशियल एलिमेंट में अलग से बना रहा हूं फिर से। आपका फोटोन आया, कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एक के लिए एच बाय लैम्बडा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। एच बाय लैम्बडा, इस एच बाय लैम्बडा से कैंसिल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आई बाय सी 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम हो। ये पूरे पूरा चेंज इन मोमेंटम, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सारी जगह से इधर फोर्स है, तो सबको ऐड कर दो डायरेक्टली, मतलब इंटीग्रेट कर दो तो आपको फोर्स निकल के आएगा आई बाय सी 2 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा 1/2, तो आंसर आएगा अल्टीमेटली आई बाय सी इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो चमका क्या। अगर मैं ऊपर वाली बात करूं, मैं r इक्वल टू 1 की बात करूं, तो यहाँ कहानी बहुत डिफरेंट। यहाँ आता है इस तरफ, जाता है इस तरफ, चेंज होता है इस तरफ, इसके वजह से फोर्स लगता है ऐसा, उसके लेने पड़ते हैं दो कंपोनेंट, उसमें से बस एक काम का होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आपको एज अ होमवर्क करना है। उसमें कॉस क्यूब या साइन क्यूब ऐसी कोई एक टर्म आती है, कॉस क्यूब साइन क्यूब ऐसे कुछ टर्म आती है, पर आंसर सेम आएगा आई बाय सी पाई आर स्क्वायर। कर लोगे खुद से। ठीक है, नीट के बच्चे उड़ जाएंगे अगर मैं डिस्कस, अपन अलग से करना पड़ेगा फिर डिस्कस। ठीक है, चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे। यू कैन सॉल्व एचसीवी का स्टार्टिंग वाला क्वेश्चंस। ओके, मिलता है अगली क्लास में अपन, है ना। तब तक के लिए बाय। होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इज इट क्लियर, आज सब क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है।